हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन जेएल प्रयोजन क्लासेस। आज हम जेएसएससी की क्लास के इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। उसमें हिस्ट्री पे देखेंगे कि आपके हिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चन, सिलेबस और एक तरीके से उसको हम होलिस्टिक व्यू में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, समग्र रूप में आप हिस्ट्री को समझ पाएं कि पूरा सिलेबस क्या है। और केवल जेएसएससी ही नहीं वरन पूरे मतलब एसएससी में, चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो या आपके क्या कहते हैं जेएसएससी हो, और इनफैक्ट जेपीएससी के भी लेवल पे में जो क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री को उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि इन क्वेश्चनों में 100% में लगभग 90 to 95% क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। 100% की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 90 to 95% क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट करने के स्थिति में रहेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में जो है वो इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं हम। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, और मॉडर्न। और इसको अगर हिंदी में देखें तो प्राचीन भारत, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 3 कालखंडों में हम इसको विभाजित करते हैं। और कालखंड ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरीके से अपने हिसाब से समय को विभाजित कर दिया गया। इसके लिए इतिहास में एक मानदंड होता है कि उत्पादन के साधनों या अन्य चीजों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से कालखंड को विभाजित किया जाता है। अगर प्राचीन भारत की शुरुआत करें तो आप देखेंगे तो कहां से शुरू होगा, आपका जो शुरू होगा ये पाषाण काल से शुरू हो जाता है। और अगर पाषाण काल को भी विभाजित करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जहां से मानव उद्विकास हुआ, मानव का विकास होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्राचीन काल में पाषाण के बाद आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता, और इनमें भी जो समय विभाजन है, जैसे पाषाण काल में आप देखेंगे तो जो समय विभाजन है वो औजारों में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। पहले अनगढ़ प्रकार के, आप देखिए, खुद देखें, जब पढ़ना लिखना आप सीखते हैं या शुरुआती दौर में बच्चा धीरे धीरे चलता है, फिर और तेज चलता है, फिर दौड़ने लगता है। तो उसी प्रकार में आप देखेंगे पाषाण काल में जब मानव खाद्य संग्राहक था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था, तो उसके हथियार उतने अच्छे नहीं थे, अनगढ़ थे, हैंड एक्स वगैरह जैसी चीजें यूज करता था। फिर मध्य पाषाण काल में वो फलक के औजारों पर आया और नवीन पाषाण काल में हड्डी के और हल्के हथियारों पर आ गया। तो इन हथियारों और औजारों में आए परिवर्तन के कारण इनको कालखंड में इतिहासकारों ने विभाजित किया है। फिर आगे देखेंगे कि नवपाषाण काल में एक सबसे बड़ी क्रांति होती है, मानव के जीवन में स्थायित्व आता है, मतलब कृषि शुरू हो जाती है, स्थायी जीवन शुरू हो जाता है। कई इतिहासकारों ने इसको नवपाषाणिक क्रांति भी कहा है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे देखेंगे कि फिर किस प्रकार से नगरीय सभ्यता का विकास होता है, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति से नगरीय सभ्यता का विकास। नगरीय सभ्यता में आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजें हमें देखने को आएंगी। जैसे नगरीय सभ्यता है तो नगरीय सभ्यता के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर कृषि की प्रधानता तो होगी, लेकिन वाणिज्य व्यापार की प्रधानता होगी। और इस तरीके से वाणिज्य व्यापार के साथ साथ आप देखेंगे कि विदेशों के साथ संपर्क और उनका क्या कहते हैं हड़प्पा संस्कृति के साथ या हड़प्पाई लोगों के साथ व्यापार किस प्रकार था। जैसे मेलुहा शब्द मिला हुआ है हड़प्पा में, मेसोपोटामिया की मुहरें हड़प्पा में पाई गई हैं। इस तरीके की चीजों से पता चलता है कि उस काल में कैसे या किन क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापारी और किन किन वस्तुओं का विनिमय हुआ। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आप देखें तो
लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपसे जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां से बताऊंगा। ये भी एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा की लिपि जो है वो कैसी थी। तो हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है कि भाव चित्रात्मक। मतलब भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि कुछ लिखा गया और फिर कुछ चित्र बना दिए गए, फिर ऐसे कुछ लिखा है फिर कुछ चित्र बना दिए। अब इसके ना पढ़े जाने का एक कारण यह है कि इसका साम्य किसी के साथ नहीं बैठा पाए। जो भाषाविद हैं या जो भाषा वैज्ञानिक है, लिंग्विस्टिक जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको दूसरी भाषा के साथ उसका साम्य बैठाया जाता है। तो इसका साम्य किसी के साथ बैठाया नहीं जा सका। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जो अशोक के अभिलेखों में मिलती है, तो उसको दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ तो उसका साम्य बैठ गया, लेकिन हड़प्पा के लोगों की जो लिपि थी ये किसी के साथ साम्य नहीं बैठा सकी, जिसका कारण है कि हम इसकी लिपि को नहीं पढ़ सके। और एक चीज आप देखें यहां पे, अगर हम हड़प्पा पे रोक के थोड़ा सा और पीछे जाते हैं समझने के लिए, तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को 3 भागों में, ठीक है। एक होता है आपका इतिहास, ठीक है। दूसरा होता है प्रागइतिहास, और तीसरा जो होता है आपका आद्य इतिहास। आप इसमें पूछेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है आद्य इतिहास, प्रागइतिहास और इतिहास में। अगर आप देखें तो जो आद्य इतिहास है ये इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है। क्यों? क्योंकि इस कालखंड में उस इतिहास को रखते हैं जिसके बारे में हमारे पास किसी भी तरीके से लिखित साक्ष्य नहीं होता। और लिखित साक्ष्य तो बहुत दशमलव में प्राप्त हुए हैं। मनुष्य का इतिहास तो लाखों करोड़ों साल पुराना है, उसके उद्विकास और उसका, और सारा समय अगर आप देखें तो वो प्रागइतिहास में ही चला जाता है। और प्रागइतिहास में आपके पाषाण काल को मुख्यतः रखा जाता है। पाषाण काल के 3 भागों में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो इस कालखंड में आप ये समझ लीजिए कि इतिहास के उस कालखंड को रखते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा, ये प्रागइतिहास क्या है? अगर हम इस प्रागइतिहास की बात करें तो ये प्रागइतिहास में हम उस कालखंड को रखते हैं जिसमें कि हमारे पास इतिहास का लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। और यहां पर अगर आप देखें तो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल। यहां पर हम हड़प्पा, यहां पर हम हड़प्पा और वैदिक काल को रखते हैं। अब आप पूछेंगे सर वैदिक काल को क्यों रखते हैं? वैदिक काल के लिए तो हमारे पास पूरा प्रचुर या विपुल साहित्य है, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके पीछे का कारण यह है, देखिए पहले तो हड़प्पा को हम इसलिए रखते हैं कि हड़प्पा की हम तो लिपि नहीं पढ़ पाए, इसलिए प्रागइतिहास में हम उसको रखते हैं, सॉरी आद्य इतिहास में। और वैदिक काल को इसलिए रखते हैं कि वैदिक काल का जो साहित्य है, आप देखेंगे कि वैदिक में एक श्रुति शब्द का यूज होता है। श्रुति मतलब सुनकर या किसी भी चीज को लर्न करके, मगअप करके कंठस्थ किया जाता था, तो लेखन का विकास नहीं हुआ था। और वेदों का जो लेखन है वो आप देखेंगे 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित किया जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन या जिनको हम वेद व्यास कहते हैं उन पर, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखें तो, सॉरी इसको देखिएगा ये उल्टा हो गया है,
आप देखेंगे कि वेदों का जो संकलन है वो बाद में हुआ, अपने कालखंड में नहीं हुआ। तो जो लेखन हमें प्राप्त होता है उस कालखंड का ना होने के कारण हम इसको आद्य इतिहास में रखते हैं। तो आद्य इतिहास वह कालखंड है जिसमें कि हमें लेखन या लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, और यहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब जो खुदाई में या कोई ऐसी समान वस्तुएं जो पूर्वजों ने या हमारे एंसेस्ट्रल ने यूज की हो और खुदाई के दौरान उनको पाया जाता है। इसके तिथि को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग C14 का यूज करते हैं। कई बार परीक्षाओं में मैंने देखा है कि इसको एसएससी में भी पूछा गया है, सेंट्रल एसएससी में, कि प्राचीन काल में तिथि निर्धारण के लिए किन वस्तुओं का, तो C14 कार्बन डेटिंग जिसको कहा जाता है, C14 का यूज किया जाता है। और चट्टानों का और अन्य चीजों का जो 50,000 साल से ज्यादा पुरानी है उनके लिए यूरेनियम डेटिंग का, तो वो अलग चीज है। यहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और उस हिसाब से निकाला जाता है कि वो तिथि या वो समय कालखंड लगभग क्या रहा होगा। और दूसरी बात, खुदाई के दौरान इस तरीके से दो तरीके से खुदाई होती है, एक तो क्षैतिजीय और एक तो लंबवत। आप देखेंगे कि इस कारण से इसको आद्य इतिहास, तो एकदम क्लियर रखिएगा, प्राग इतिहास में हमें खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुआ है सामान उस पे तिथि पे निर्धारण रहना पड़ता है। आद्य इतिहास वो होते हैं जिनका लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन या तो उनको पढ़ा नहीं गया होता है या अपने कालखंड में नहीं होता है। तो इस तरीके से यहां पर भारतीय इतिहास में हड़प्पा और वैदिक काल आता है। इतिहास में वो कालखंड है जहां से हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। तो ये इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। और मैंने ये बताया कि खुदाई के दौरान जैसे यहां से लंबवत होगी तो एक कालखंड का मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टाइम पीरियड या कालखंड जो है वो बदलते रहेंगे, मतलब वो पुराना होता जाएगा। पहले एक यहाँ पे कोई संस्कृति का विकास हुआ होगा, फिर वो चली गई होगी, उसके ऊपर दूसरी का, फिर आगे तीसरी का, इस तरीके से ये काल निर्धारण में इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि इतिहास के जो अध्ययन के रूप में इन 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। उसके बाद फिर आपका इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में आता है। आगे चलते हैं हम इसको। देखिए एंशिएंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस मुद्दे को हम अभी मिटा दे रहे हैं। अगर इसको हम अध्ययन के रूप में देखें तो यहां पे आपको पाषाण काल, इसके भी 3 पार्ट आपको मिलेंगे। पूरा पाषाण काल, इसका आपको मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल। अगर इसकी तिथि को हम देखें तो लगभग ये 2 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक इसको कालखंड को रखा जाता है। वही मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से
लगभग आप देखेंगे तो 6000 ईसा पूर्व, कुछ पुस्तकों में या कुछ बुक्स में 7000 भी रखा जाता है, लेकिन यहां पर आप देखिए टाइम पीरियड डिवाइड करने के लिए इतना माइन्यूट नहीं लिया जा सकता, तो टाइम कालखंड को मोटा मोटी यहां पे लेंगे तो 10,000 से 6000 ईसा पूर्व आपका मध्यपाषाण काल, और लगभग आप देखें तो कुछ स्थानों पे माना जाता है 7000 ईसा पूर्व, कुछ स्थानों पे 6000, वही मैंने आपसे जो बात कही ईसा पूर्व से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है, और लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास आपका ये जो है पाषाण काल की समाप्ति हो जाती है। यहां आप देखेंगे कि सबसे प्रमुख जो बात है वो कृषि। यहां आप देखेंगे कि मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक है, उसको भूख लगी तो खाना खा लिया, शिकार कर लिया। मध्यपाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बन जाता है, पशु पालने लगता है। मेहरगढ़ आप देखेंगे तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आप बागोर जाइएगा तो वहां पे बागोर जाइएगा राजस्थान में तो आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में। वहीं नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है, तो आदमी स्थायी रूप से जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, अब वह कृषि करेगा तो यायावारीय या नोमैडिक की तरीके से इधर उधर नहीं घूमेगा, एक जगह रुक के जीवन यापन करेगा और सामाजिक संबंधों का विकास होगा। और धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, मेहरगढ़ में आप देखें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल ग्लिच है, बाद में अभी आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लहुरा देव स्थान जो है वहां पे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच माने गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव होगा तो लहुरा देव आपको टिक करना है, अगर ऑप्शन में आपका लहुरा देव नहीं है तब आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, इसको अगर हम देखें तो इस प्रकार से बनेंगे कि अगर साधारण तौर पर आप देखें तो एक पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल या पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था। ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, पाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी महापाषाण काल, और डी आपका नवपाषाण काल। तो अगर आपसे प्रश्न, ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है कि पूछ लिया कि पहिए का आविष्कार आपका किस कालखंड में हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया पहिए का आविष्कार क्या होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरीके का प्रश्न बनेगा। यहां से कई बार स्थानों से भी प्रश्न बन जाता है, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से स्थान जो हैं वो नवपाषाण कालीन हैं, तो बुर्जहोम और गुफकराल अगर उत्तर में रहेगा तो उसको चुनेंगे। जैसे एक उसका भी मैं प्रश्न बना के दिखा देता हूं, ये मिटा दे रहा हूं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा स्थान
नवपाषाणिक स्थान का, नवपाषाणिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। ए ऑप्शन आपका मेहरगढ़, सॉरी आपका यहां पे हो जाएगा दमदमा, भीमबेटका, सी ऑप्शन आपका डी उपर्युक्त में कोई नहीं। अब इस तरीके भी प्रश्न में आप देखें तो आपको स्थानों का भी पता होना चाहिए और उसके कालखंड का भी। तो जब मैं क्लास लूंगा टॉपिक वाइज तो उनमें ये सारी चीजें किस किस कालखंड में और कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं वहां पे चर्चा की जाएगी। जैसे गुफकराल है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, यहां से गर्तवास भी मिला है और ये नवपाषाणिक स्थल भी है। गर्तवास का मतलब कि उस क्षेत्र में जमीन के नीचे गड्ढे बना के जो आदिवासी तो नहीं कहेंगे, हमारे जो एंसेस्ट्रल थे, नवपाषाणिक काल के जो लोग थे, आदिम मानव थे या जिनको हम आदि मानव कह सकते हैं, वो लोग रहते थे। उस क्षेत्र में ठंड ज्यादा थी तो ठंड से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग करते थे, उसमें भी एक गर्तवास था। अगर इसी को क्वेश्चन को और घुमा सकता तो पूछ लेगा कि निम्न किस स्थानों से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, तो भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका बुर्जहोम और गुफकराल, दोनों से ही हमें गर्तवास के मिलते हैं। तो इस तरीके से पाषाण काल की चर्चा करते हुए फिर आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आ जाती हैं। हालांकि आप देखें टेक्निकल रूप से जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं वो हड़प्पा के पहले हैं, लेकिन वो भारत के बाहर, लेकिन भारत में उनको हड़प्पा काल के बाद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें हड़प्पा के बाद के। ये बात रामशरण शर्मा या एनसीईआरटी में भी स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत में उनको हड़प्पा के बाद रखते हैं। अब हम हड़प्पा की बात अगर करें हड़प्पा की बात करें तो सबसे बड़ा इशू इसके तिथि निर्धारण को ही हो जाता है कि इसकी तिथि क्या है। इसमें भी इतिहासकारों में विभेद है। जैसे औपनिवेशिक इतिहासकार मार्टिमन व्हीलर ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता तो भारतीय सभ्यता थी ही नहीं, क्योंकि उनको अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित करना था जिसको व्हाइट मैन बर्डन्स थियरी कहा गया कि अंग्रेजों का अधिकार, हम अंग्रेज लोग हैं, पहले शिक्षित हुए इसलिए हम दुनिया को शिक्षित करने आए हैं, हम भारत को गुलाम बनाने आए नहीं हैं। अगर वो हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता को स्वीकार कर लेते तो उनका ये सिद्धांत टूट जाता। इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपकी मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्रचलित आई हुई है, उड़कर आई है। तो वो उसको उस क्रम में रखने की कोशिश करते हैं कि 3500 से लेके आपके 2200 ईसा पूर्व या 2300 ईसा पूर्व के आसपास वो कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग पर हम देखें रेडियो कार्बन डेटिंग ने इसको 2400 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1800 ईसा पूर्व तक माना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ईसा पूर्व की बात आपको समझ में आ रही होगी। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी सन के पहले, ठीक है।
जैसे टाइम अभी आप देखें तो हम एडी लिखते हैं, एडी का मतलब होता है एडो डोमिनो, मतलब ईसा के काल में। जो हम क्यों, क्योंकि हम जो प्रेजेंट टाइम में कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी से ड्राइव्ड होता है। तो यहां पर आप नंबर सिस्टम की तरह जैसे पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, जैसे ये बाद में, ये पहले आया होगा, ये बाद में आया होगा, सिंपली इसको आप ऐसे समझिए। ये रखा गया रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। लेकिन सबसे अधिक जो सर्वमान्य है कि हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर, मतलब 3 भागों में हड़प्पा को भी बांटा गया, प्राक हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर। इसमें आपका ये 3 कालखंड रखा गया। इस कालखंड को माना जाता है कि ये नगरीय चरण रहा है। क्या रहा है हड़प्पा का? नगरीय चरण रहा है, ठीक है। इसका कालखंड जो होता है वो 2350 से लेके 1750, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे बच्चा ये भी पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, और उसको कंफ्यूज होता है वास्तविक क्या है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कालखंड है आपका, ये कालखंड आपका जो है ये पूरे हड़प्पा का रेडियो कार्बन डेटिंग पर बताया गया है। क्योंकि देखिए कभी भी जब नगरीय सभ्यता का विकास होगा ना, तो नगरों में हमेशा द्वैतिक या सेकेंडरी कार्य होते हैं, जिसमें आपका सेवा क्षेत्र होता है, वाणिज्य व्यापार होता है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि पशुपालन वगैरह होता है। तो बिना एक अच्छी कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के नगरों का विकास नहीं हो सकता था। और इसीलिए हड़प्पा के नगरीय चरण तक पहुंचने में आपका पीछे एक कृषि अर्थव्यवस्था रही होगी जो नवपाषाण काल से चली आ रही। अब देख रहे हैं ना कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, और जब ये जुड़ेंगी तभी आपका क्या होगा, समझ में आएगा। आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी खुद से कि कैसे ये जुड़ रही हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो आप देखेंगे प्राक हड़प्पा में उस कालखंड को रखते हैं जहां पे कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान रही होगी। जब एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसने अतिरिक्त जनसंख्या का पेट भरना, अतिरिक्त मतलब जो कृषि कार्य में नहीं लगे उनकी भी उदर पूर्ति या पेट भरने में सक्षम होगा, तभी ना नगरों में विकास होगा, नगरों का निर्माण होगा। तो नगरों का निर्माण हुआ, फिर अपने नगरीय चरण से सभ्यता का क्या हुआ, पतन हुआ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर कई सारे नगरों और उनसे उनके किनारे बहने वाली नदियों को भी पूछ लेता है। कि जैसे प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे, ठीक है। हड़प्पा किसके किनारे है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ। यहां से एक बहुत क्या है कि जैसे आप देखें मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है बहुत विशाल। तो आपको यहां से सीधे प्रश्न एसएससी वगैरह में, चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो या जेएसएससी हो, आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो 2 प्रश्न अगर हम देखें यहां पे, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि हड़प्पा के प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल से हल की टेराकोटा प्रतिमा प्राप्त हुई है। ए हड़प्पा, बी आपका लोथल, सी बनावली,
डी कालीबंगा। और यहां पर आप देखेंगे एक चीज और कि हड़प्पा के तो स्थल या बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। नगर जो हैं हमें पुरानी एनसीईआरटी में मिलेंगे 6 नगर हैं, लेकिन आधुनिक जो रिसर्च है वो बताते हैं कि 7 हड़प्पाई नगर मिले हैं, जिसमें आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। धौलावीरा को तो इनफैक्ट अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको शामिल किया गया है, तो उसकी इंपॉर्टेंट और बढ़ जाती है। तो ये आपको देखना है। तो आप देखिए इस तरीके का भी प्रश्न बनेगा, हड़प्पा के किस स्थल से हल की टेराकोटा। टेराकोटा आप समझ लीजिए मतलब होता है कि मिट्टी को जब आग में पका देते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि आग में पके हुए मृद भांड, या आप क्या कहते हैं गमला देखें, या आप देखें सुराही देखें, वो सारी चीजें, तो उसी को यहाँ पे टेराकोटा कहा जाता है। तो उस टेराकोटा की बनी हुई मतलब मिट्टी की बनी हुई एक ऐसी मूर्ति जो आग में पकी है, वो किस आकार की रही होगी? हल। तो कहां से प्राप्त हुआ है? आपका बनावली से। अभी बनावली कहां है? तो बनावली वर्तमान में हरियाणा में है, ठीक है। और इसके पीछे यहां से आप देखिए ये भी समझाएंगे कि ये हल जो प्राप्त होने का एक साक्ष्य है, क्योंकि हड़प्पा से किसी भी प्रकार का हल नहीं मिला है, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार था नहीं। और एक बात यहां पे, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ये सारी चीजें जब हम डिटेल में चलेंगे ना वहां पे, ये समझिएगा कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला के। तो इतनी उन्नत तकनीकी हुई। कांसे और तांबे सबसे पहले प्रयोग जिस धातु का मनुष्य ने क्या किया, तो वो धातु क्या थी? आपकी तांबा थी। तो अगले चरण में मैंने बताया था ना कि आपको ताम्र संस्कृतियां पढ़ाएंगे। तो कांसा तो तांबा और टिन को मिला के, मतलब ये उन्नत तकनीकी में थे, लेकिन लोहे का आविष्कार नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था या आविष्कार नहीं हो पाने के कारण, और तांबा और कांसा इतना मजबूत नहीं होता कि उसका हल में प्रयोग हो रहा हो, तो हो सकता है लकड़ी के हल रहे हों जो समय के साथ खराब हो गए हों। लेकिन इस टेराकोटा के हल से यह साक्ष्य इतिहासकारों को जरूर प्राप्त हो गया कि ये लोग जो थे वो हल का प्रयोग करते थे। और वो हल कहां से मिला? बनावली से। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम समझेंगे कि फिर कृषि में कैसे कैसे यहाँ पे क्या चीजें प्रयोग हुई। जैसे एक नृत्य करती हुई कांसे की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बहुत फेमस है वो। और कई बार सीधे पूछ लेता है कि कांसे की नर्तकी जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुई, तो आपको सीधे सीधे पता है कि मोहनजोदड़ो से। और उसकी टेक्निक वगैरह भी हम देख लेंगे, लोब वैक्स टेक्निक है उसकी। उसमें क्या होता है कि पहले मिट्टी का एक सांचा बनाया जाता है, सांचे को पका लेते हैं, फिर उसमें एक लेप लगा के फिर धातु को गला के उसको बनाया जाता है। तो उसकी सारी टेक्निक को हम देखेंगे। कई बार पूछ भी लिया है सेंट्रल एसएससी में कि ये इसकी किस तकनीक पर, लोब्स वैक्स टेक्निक होती है, इसको कहा जाता है। फिर अगर हम देखें हड़प्पा के बाद अगर हम देखें तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आती हैं, जोरवे और अन्य प्रकार की जो संस्कृतियां। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें मोटा मोटी हम देख लेंगे कि किस क्षेत्र से कौन सी संस्कृति मिली है। उसके बाद जो सबसे प्रमुख है, जहां आपसे क्वेश्चन बनने, देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे कहां से? पाषाण से। ये एरिया जो हड़प्पा का है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, 1 से 2 प्रश्न आपका आ ही जाता है। अगर प्राचीन से पूछ रहा है तो एक आध प्रश्न यहां से आपका हर परीक्षा में रहेगा, 1 से 2 प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे आपका वैदिक काल। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इसके कालखंड को देखें तो 1500 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व रखा जाता है पूरे वैदिक काल का। ये वैदिक काल का पूरा पार्ट हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा। तो अगर हम वैदिक काल को देखें तो 2 पार्ट में, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल में जानकारी का एकमात्र स्रोत है जो हमारे पास है वो ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल में हमारे पास जो स्रोत हैं वो कई सारे हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, इस तरीके की तमाम पुस्तकें मिलेंगी। यहां मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो अभी दे रहा हूं, अभी आप ये मत दीजिए, बहुत डिटेल में हम इन चीजों को समझेंगे कौन किससे संबंधित है। तो यहां हमारे पास सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद सारी चीजें मिलती है। यहां हमारे पास ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो कालखंड अगर हम देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेके ये आपका 1000 ईसा पूर्व तक है, और इसको अगर हम रखें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व है। और यहां पर फिर हम देखेंगे कि ऋग्वेद में 2 से लेके 7 तक को हम वंश मंडल कहते हैं। उन वंश मंडलों का मतलब सबसे प्राचीन जो मंडल है वो वंश मंडल है। वंश मंडल की किस मंडल की किसने रचना की, जैसे तृतीय मंडल की रचना आपका ऋषि विश्वामित्र ने की। ये सारी चीजें वहां पे समाज कैसा था, स्थिति, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, प्रशासनिक प्रजा कैसी थी। यहां पर आप देखेंगे कि प्रशासनिक तंत्र में आप देखें, राजा को देखें तो राजा को जनस्य गोपा कहा गया है। जनस्य जनस्य गोपा मतलब राजा अभी जो है वो जन का प्रधान है। जन मतलब लोग, जन का प्रधान, अभी जनपद क्षेत्र पे नहीं इनका अधिकार हुआ। तो मतलब अभी ये यायावार, ये बंजारे किस्म के, आप सिंपल टर्म में कहूं तो बंजारों का जीवन कभी यहां रहे, कबीलाई व्यवस्था, एग्जैक्ट टर्म में कहें तो कबीलाई व्यवस्था थी। तो कबीलाई व्यवस्था में कृषि अधिशेष नहीं था ज्यादा, तो समानता के तत्व ज्यादा रहेंगे। अब आप समझेंगे कि ऋग्वेद में सॉरी सभा, समिति, विदत में स्त्रियों को बराबर का अधिकार था, स्त्रियों को शिक्षा का, उपनयन का अधिकार था। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये चीजें नहीं मिलती हैं। क्यों? यहां जन से जनपद बन जाता है। क्या हो जाता है? जन से जनपद। अब ये विकास क्रम देखिए, जन से जनपद और फिर जनपद से महाजनपद। ठीक है। और आपको भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय जो है आपका जैन ग्रंथ से प्राप्त होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं विकास, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। जन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के बाद आप देखेंगे कि एक भू क्षेत्र पर उनका अधिकार हुआ तो वो जनपद हो गया, और फिर जनपदों के विशाल रूप को महाजनपद। और इसी के अगले क्रम में हम देखें महाजनपदों पे आक्रमण करके किसका बना? मेगा मगध या विशाल मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये चीज आप देख रहे हैं ना, किस तरीके से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद और महाजनपद से मेगा मगध या विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये क्रमिक क्या है? आपका विकास है। तो यहां देख रहे हैं कि कृषि अधिशेष ज्यादा नहीं है, जो युद्ध के देवता हैं इंद्र होंगे, उपासना की जो प्रकृति है वो मंत्रोच्चारण हो जाएगा, बलि और कुप्रथाएं नहीं होंगी। फिर आपको देखेंगे कि ऋग्वेद में कुछ छेपक हैं। छेपक मतलब ऐसे चैप्टर्स जो बाद में जोड़े गए हों, जैसे 2 से लेके 7 तक तो क्या है आपको मैंने बताया, वंश मंडल है, जिसको ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा कहा जाता है। वहीं 1, 2 और 8, 9, 10 ये जो हैं वो छेपक हैं, बाद में जोड़े गए हैं। जिसमें आप देखें तो जो 9th या 9वां मंडल है वो सोम को रिलेटेड है। सोम मतलब आधुनिक तरीके से, भाई आप सब लोग जानते हैं सोम का मतलब अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो वाइन, लिकर, दारू, ये सारी चीजें। तो सोम से जिसको पीकर मादकता आती है वो सारी चीजें रही हैं। 10वें मंडल में आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का जो हम देखते हैं जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में होती है। कहा गया कि एक पुरुष सूक्त होंगे, पुरुष सूक्त में एक परम ब्रह्म होगा। परम ब्रह्म मतलब कोई मानव, जैसे यहां कल्पना की गई होगा
मुख से जो है वो ब्राह्मणों की उत्पत्ति, क्योंकि पठन पाठन का कार्य, भुजाओं से क्षत्रियों का उत्पत्ति, क्योंकि ये छत से रक्षा करते हैं, मतलब जो हमला करने वाले हैं, क्योंकि जनजातीय समाज है तो एक कबीला दूसरे पर हमला करेगा तो उसकी रक्षा के लिए जो लोग जाते थे वो क्षत्रिय होते थे, जो कृषि और दूसरे कार्य करते थे वो वणिक कहलाए, उदर पूर्ति के लिए पेट से उनका उत्पत्ति हुई, और जो सेवा प्रदाता होते थे, जो सेवा देते थे, उनकी पैर से उत्पत्ति, उनको शूद्र कहा गया। इसमें जन्म आधारित कोई चीजें नहीं थी। फिर आगे जब जन से जनपद की तरफ बढ़े, मतलब एक निश्चित भूक्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ, और व्यवस्थाओं में यहां पर आप देखेंगे कि राजा जो है वो जनस्य गोपा से बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ आप सबने सुना ही होगा, रामायण अगर देखे हो तो। अश्वमेघ यज्ञ में होता कि घोड़ा छोड़ दिया, जहां तक जा रहा है वो उसके साम्राज्य की भूमि है, और जो घोड़ा रोक लेता था वो राजा को चुनौती पेश करता था, तो राजा उससे युद्ध करता था, अगर युद्ध में पराजित कर दिया तो वो उसके अधीन साम्राज्य हो जाता था। तो आप देखें यहां पर क्या होगा, महिलाओं का अधिकार कम हो जाएगा, सभा समिति विदत में उनकी चीजें कम हो जाएंगी, उपनयन का संस्कार उनसे छीन लिया जाएगा, बाल विवाह, इस तरीके की चीजें यहां पे निकल के आएंगी। आगे यहां कर्मकांड प्रधान हो जाएगा, और जो यहां पे आपका क्या था, आपका जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित, कि जो पढ़ा रहा है, जो वेद अध्ययन करा रहा है, जो पठन पाठन का कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो सेना में जा रहा है वो क्षत्रिय है। जो कर्म आधारित थी यहां पर आके क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। अभी जाति व्यवस्था नहीं हुई थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। उसके अलावा यहां देखेंगे तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य ऐसे देवताएं प्रमुख हैं, यहां पर आप आएंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरीके की चीजें प्रमुख हो जाएंगी, यज्ञ कर्मकांड प्रमुख हो जाएगा। यहां से आपसे कई बार पूछ लेता है कि किस नदी को नदीतमा कहा गया, सरस्वती को नदीतमा कहा गया, इनका क्षेत्र क्या था, तो सप्त सैंधव क्षेत्र था। ये चीजें, इससे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, देखिए मैं लिख के बता दूं कि आर्य, वैदिक लोग क्या थे, आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है ए श्रेष्ठ, बी योद्धा, सी धनुर्धारी, और डी वीर। तो इसमें सिंपल आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और या फिर पूछ ले आर्य जो थे प्रारंभ में जिस क्षेत्र में बसे उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जैसे आर्य ए सप्त सैंधव प्रदेश, बी मगध, सी आपका हस्तिनापुर, डी उपर्युक्त सभी। ऐसे आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है प्रारंभ में यहां भी ध्यान देना है, प्रारंभ में आर्य जिस क्षेत्र में बसे वह जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि आर्य जिस क्षेत्र में प्रारंभ में बसे वह आपका जाना जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है कि 7 नदियों का क्षेत्र। आप देखें वो 7 नदियां आज भी अगर आप देखें तो 7 नदियां हैं। सिंपली ये हिस्ट्री से तो नहीं, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, शॉर्टकट आपको बता देते हैं कि इंडिया का ज्वाइंट कमिश्नर रवि बहुत स्ट्रिक्ट। तो कितनी नदियां हैं ये
6। अगर हम उत्तर से दक्षिण से जाएं तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 6 नदियां उस समय भी थी, और प्लस एक आपकी सरस्वती। तो ये जो नदियां हैं वो जिन क्षेत्रों में बसी वहां पर आर्य सबसे पहले बसे, इसलिए उस क्षेत्रों को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। ये बात क्लियर। अगर अब हम चलते हैं महाजनपद काल, जनपद से महाजनपद की तरफ अगर हम देखें, तो इस समय आपको बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, जैसा मैंने बताया कि पहला बौद्ध और दूसरा जैन ग्रंथ है, इससे हमें 16 महाजनपदों, यहां हमें इन महाजनपदों में उसकी राजधानी और क्षेत्र को पता करना होता है, ये ध्यान रखना होता है। ये फैक्चुअल चीजें, इसको रटना है, कुछ वहां पर हम देखेंगे। और किस प्रकार से फिर इस महाजनपद काल से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। ठीक है। अब मगध साम्राज्य, अब इसमें आप देखिए मगध साम्राज्य में हर्यक वंश से लेके मौर्य वंश तक सारी चीजें हैं। हर्यक वंश में आप देखेंगे तो बिंबिसार उसकी स्थापना करते हैं। आगे आप देखिए कि फिर उसमें नंद वंश, घनानंद जैसे शासक थे, और घनानंद को प्रतिस्थापित करके कौन, चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ, आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और मौर्य साम्राज्य आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य रहा है, जिसको अंग्रेजों ने भी उस प्राकृतिक सीमा को नहीं छू पाए हैं। अगर हम मैप में एक बार हल्का सा आपको समझा के बताऊं, ये हिंदू कुश पर्वत होता है। तो यहां से लेके अगर अशोक की सीमा देखें तो ब्रह्मगिरी का जो अभिलेख है, ब्रह्मगिरी का अभिलेख है कर्नाटक में, यहां पर आपको मिलेगा। और इसका कहां पे, श्रीनगर को तो बसाया ही अशोक ने था। और यहां पर आपको ताम्रलिप्ति, या जिसको कलिंग का युद्ध कहा जाता है, अशोक ने कलिंग का युद्ध करके, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को क्षेत्र को जीतकर आप देखें तो असम से लेके इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जिसको आगे आने वाले किसी भी ताकत ने या किसी भी साम्राज्य ने इस प्राकृतिक सीमा को नहीं छू पाया, क्योंकि यह हिंदू कुश पर्वत जो है सेंट्रल एशिया के आक्रमण या विस्थापन को रोकता था। तो इस तरीके से आप देखें, और इसकी जानकारी का स्रोत हमें अशोक के अभिलेख हैं। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की प्रकृति, जैसे बहुत सारे इतिहासकार जैसे रोमिला थापर कहती हैं कि ये केंद्रीकृत साम्राज्य था, वो वहां पे नहीं। अशोक के अभिलेख, उन अभिलेखों में उसकी घोषणा, कौन से अभिलेख कहां से मिले हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अशोक के किस अभिलेख में वो कहता है कि धम्म महामात्राओं की नियुक्ति, तो 5वें अभिलेख में वो कह रहा है कि धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की जाएगी जो धम्म से संबंधित। तो ये सारी चीजें अभी आप ये मैं समझिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि धम्म क्या है, उसकी नीतियां क्या है, शासन का तंत्र क्या है, शासन के प्रकार क्या है, कौन कौन से अधिकारी हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में कौन सा अधिकारी भू राजस्व का वसूली करता था, तो सीता अध्यक्ष कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष। ये आपका लगान या भू राजस्व, अगर हम कहें भू राजस्व की वसूली करने का अधिकारी होता था। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी आए कि कौन सा अधिकारी का क्या कार्य था, कौन सा अभिलेख कहां मिला, और अशोक ने किस वर्ग कौन सी चीजें की। ठीक है। या किस अभिलेख में अशोक का नाम जो है वो अशोक प्राप्त होता है, देवानाम प्रियदर्शी नहीं प्राप्त होता। जैसे गुर्जरा और मास्की,
उदेलगोलम और नेटूर, ये 4 छोटे ऐसे लघु शिलालेख हैं जहां पर अशोक के नाम जो है अशोक प्राप्त होते हैं, ना कि, और बाकी सब में देवानाम पियदस्सी। तो ये उसकी उपाधि थी। तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल आप देखिए तो मौर्य काल में कई कारणों से ज्यादा प्रगतिशील रहा। और इसके पहले एक चीज और देख लें कि इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो आपका था वैदिक काल के बाद आपका बौद्ध और जैन धर्म। ये आपको, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत ही कोर पॉइंट होता है कि यहां से प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहां पर आप देखें केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में उस समय एक बौद्धिक क्रांति उत्पन्न हुई जो आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। भारत में भी आप देखोगे तो इस समय लगभग 64 नए धर्म निकल कर आए थे, आजीवक और ये सारी चीजें थी, जिसमें सबसे प्रमुख आपका बौद्ध और जैन है। तो बौद्ध जैन से संबंधित कौन सा बौद्ध शासक या बौद्ध शासक रहा है, भगवान बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, किस स्थान पर हुई, तो इन चीजों पे, या आप देखोगे तो एक दर्शन है बौद्ध का ही प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब एक जैसी चीजों से दूसरी चीज की उत्पत्ति। प्रतीत्य का मतलब होता है सिमिलर, है ना, और समुत्पाद उसके जैसी उत्पत्ति। तो प्रतीत्य समुत्पाद, तो क्योंकि बौद्ध आत्मा को नहीं मानता तो उसने पुनर्जन्म को माना, तो इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया प्रतीत्य समुत्पाद। और बुद्ध के 4 आर्य सत्य, सब्बह दुख कहते हैं, कहते दुख का कारण है दुख निरोग है, दुख निरोग प्रतिगमा है और दुख निरोग प्रतिगमा मार्ग है। ये 4 चीजें वो कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर आपका मौर्योत्तर काल, इसमें आपका देखेंगे तो इंडो ग्रीक पर्थियन विदेशी आक्रमण भी होने लगे, तो वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनने की संभावना होती है। वहां से पूछ लेंगे इंडो ग्रीक थे, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, उनका क्रम क्या है, तो उसको देख लेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक के बाद पर्शियन, पर्थ, पहलव, ये सारी चीजें हैं और उनका प्रमुख चीज रहा। तो अब उसके बाद अगर हम देखें तो कुषाण काल का प्राचीन भारतीय कुषाणों का योगदान सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पक्षों में भारतीय इतिहास पर काफी प्रभावशाली रहा है। जिसमें आप देखें मूर्ति कला में गंधार और मथुरा कला का विकास इसी समय हुआ। उनकी विशिष्टता क्या थी, पहनावे में परिवर्तन हुआ, ठीक है। उस समय देवकुल की अवधारणा, मथुरा उस पश्चिमोत्तर प्रांत की उनकी राजधानी मथुरा, श्यालकोट 2 राजधानियां थी। तो ये सारी चीजें वहां पर हम देखेंगे। कहां पर आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे शुंग काल और ये सारी जो चीजें आती हैं। और फिर हम देखें तो जो सबसे बड़ा आगे चल के इसमें निकल कर आएगा वो आपका गुप्त काल। गुप्त काल की स्थापना आप देखें तो इतिहासकारों में एक एनसीईआरटी में देखेंगे तो 319 ईसा पूर्व या बीसी इसको कह सकते हैं। कुछ किताबों में आपको 320 भी मिलेगा। तो मैंने यहां दोनों बता दिया। एनसीईआरटी आपकी 319 ईसा पूर्व कहती है, कुछ किताबें 320 ईसा पूर्व भी कहती। तो जो भी दोनों ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, जो भी रहेगा आपको वो टिक करना होगा। तो गुप्त काल में फिर से एक बार जो है वो एक साम्राज्य की स्थापना होती है। और यहां पर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से ये भारत का स्वर्ण काल भी कहा गया। सांस्कृतिक रूप से मतलब कि आपका साहित्य में और अन्य प्रकार की चीजों में, मंदिर निर्माण में, इस तरीके की चीजों पे यहां पे आपका जो एक परंपरा बीच में रुक गई थी मौर्योत्तर काल के बाद, वहां पे एक बार फिर साम्राज्य का स्थापना होती है। तो इसके आप देखेंगे कि जो संस्थापक थे श्रीगुप्त मिलते हैं, वास्तविक आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य वगैरह, और किस प्रकार से फिर हुणों का आक्रमण हुआ, फिर गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद आप देखेंगे तो गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन। और ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये एक ऐसा शासक था जिसने क्या कहते हैं केंद्रीकृत सत्ता की तरफ विकास किया, लेकिन हर्ष के पतन के बाद फिर से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया और भारत धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों, क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। और यहीं पर आके आप देखें तो लगभग 650 AD मतलब ईस्वी सन में आपका मोटा मोटी मान लिया जाता है कि एंशिएंट इंडिया यहां पर आपका खत्म हो जाता है, और इसके बाद आपका पूर्व मध्यकाल शुरू होता है। उसको एक बार इंट्रो हम देख लें तो मध्यकाल को भी 3 भागों में बांट लिया जाता है। ये आपका मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, कुछ इतिहासकार इसको राजपूत काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 700 से लेके 1200 ईस्वी तक। उसके बाद आप देखें तो यहां पर मध्यकाल, इसका भी 2 पार्ट, सल्तनत काल और मुगल, और यहां पर आपका मुगलोत्तर। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1206 से लेकर आपका जो हो जाएगा 1526, और ये 1526 से लेकर आपका औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक। और मुगलोत्तर में आप देखेंगे 1707 से लेके आपका अंतिम मुगल बादशाह, जैसे कहते हैं कि बहादुर शाह जफर है, लेकिन उससे पहले भी सत्ता चली गई थी, तो आप कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ, शाह आलम द्वितीय को पेंशन फाख्ता बनाया दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1765 यहां पर आके मुगल सत्ता किसके हाथ से निकल के, मुगल सत्ता निकल के ब्रिटिश सत्ता के पास चली जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल, इसमें विभिन्न क्षेत्रीय राज्य, छोटे छोटे राज्य भारत पे उभर कर आए। कहां पर आपका कौन सा क्षेत्र था, राजपूताना क्या है, दक्षिण में क्या चल रहा था, वो सारी चीजें वो हम देखेंगे। ये एग्जाम में यहां से कम संभावना रहती है प्रश्न आने की, फिर भी हम इसको एक बार देख लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो आपका प्रश्न बनने की मिडवल में यहां से होगा सल्तनत। आप देखेंगे कि तराइन के फर्स्ट बैटल 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते, 92 में वो हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया, और आगे चल के मोहम्मद गोरी की खोखरों ने हत्या कर दी, और उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली पे अपनी सत्ता की स्थापना की कब, 1206 में। ठीक है, और यहीं से सल्तनत काल की शुरुआत हुई। सल्तनत इसलिए कहा गया कि ये लोग जो हैं अपने आप को सुल्तान घोषित किए। सुल्तान घोषित करने का मतलब है कि वास्तविक सत्ता इनके पास ना होके बल्कि ये खलीफा के दाहिने हाथ के रूप में सत्ता का, शासन का संचालन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरा सल्तनत काल जो है वो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप खिल्लत उतना टेक्निकल मत जाइए कि खलीफा से वो अपने राज्य के लिए क्या पर आप एक सहमति पत्र प्राप्त करेंगे, और खलीफा जो होता था इस्लामिक जगत का हेड होता है, रिलीजियस हेड होता है। लेकिन मुगल, इन्होंने अपने आप को बादशाह कहा, इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। बादशाह कहा कि बादशाह का मतलब होता है बादशाह पाशाह की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, हमें किसी खलीफा की इजाजत या उसके नियुक्ति पत्र की जरूरत नहीं है। और 1526 में कहां के, पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, बाबर ने किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को, और इसके साथ
आप देखेंगे कि सल्तनत का पतन हुआ, मुगल सत्ता की स्थापना हुई और ये मुगल सत्ता 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती रही। और फिर आप देखेंगे कि 1707 के बाद मुगल सत्ता का पतन और ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हुई। और वहां पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ क्षेत्रीय सत्ताओं में जैसे मराठा हुए और आपके अन्य जो लोग थे उनके बीच में मैसूर में कैसे संघर्ष चला और आगे देखेंगे। अगर इसके बाद अगर हम आधुनिक काल पे देखें तो वहां पे आपको दो तीन चीजें नजर आएंगी। आधुनिक काल में भी आप देखें इतिहासकारों में आधुनिक काल को लेकर मतभेद हैं। जैसे पहले डॉक्टर ताराचंद जैसे इतिहासकार कहते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्लासी के युद्ध ने मध्यकालीन शक्ति मतलब सिराजुद्दौला को परास्त करके एक नवीन शक्ति जो आधुनिक मान्यताओं मूल्यों पर आधारित थी उसने भारत के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इस प्रकार से आधुनिक काल की स्थापना हुई। हालांकि सत्ता परिवर्तन कभी भी किसी कालखंड के निर्धारण का आधार नहीं हो सकता। आगे आप देखेंगे दूसरे चरण में आप इसमें डॉक्टर बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, इन्होंने कहा कि यह विद्रोह क्या था, एक राष्ट्रवादी चरित्र था। भले ही यह राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रवाद से मेल ना खाता हो, इसलिए प्रिमिटिव ही रूप में, आद्य रूप में ही सही, लेकिन एक सामूहिक रूप से लोगों में एक ऐसी चेतना जगी जिसमें राष्ट्रवाद के बीज विद्यमान थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1857 से वो आधुनिक काल को मानते हैं और अपनी किताब भी लिखते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857। वहीं तीसरे में अगर आप देखें तो सुमित सरकार जैसे इतिहासकार अपनी किताब भी लिखते हैं 1885 आधुनिक भारत। क्यों? 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस ऐसी संस्था थी जो कि पहली राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय संस्था साबित हुई। तो वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो आधुनिक चेतना है और राष्ट्रवाद के वास्तविक तत्व कहां से? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस मत लीजिएगा, ये उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम, एलिन ऑक्टेवियो ह्यूम ने की थी। और आगे चल के पूरा राष्ट्रीय आंदोलन यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। यह तो हो गया कि आधुनिक काल के तिथि निर्धारण को लेकर। आपको यहां से नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे कैसे निर्धारण की जाती है मैंने बता दिया। अगर इसके विभाजन पे हम देखें तो अगर हम आधुनिक भारत को 3 पार्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे, एक आपको देखेंगे कि जो राष्ट्र, ये आपका हो जाएगा देसी रियासतों का संघर्ष और विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियों का आगमन और उनका संघर्ष। ठीक है, भारत में जो आप प्रमुख रूप से आप देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर आपके ब्रिटिश और फिर आपके फ्रांसीसी और लास्ट में डेनिस आए थे। तो डेनिस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 लोग क्रम में आए, भारत में व्यापार करने आए, फिर व्यापार के क्रम में वो राजनीतिक शक्ति में कैसे बदले। फिर आप देखें मराठा हैं, निजाम हैं, उधर मैसूर है, इधर अवध है, उधर रणजीत सिंह हैं, अलग अलग छोटे छोटे राज्य और इनमें आपस में संघर्ष।
ये एक चीज है, यहां से प्रश्न बनेगा। फिर हम चलेंगे, इसके बाद जो होगा आपका वो राष्ट्रीय आंदोलन। इसको भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन, यहां पर आपका उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण में आप देखें तो दादा भाई नौरोजी ये जैसे लोग थे, इनका जो प्रतिरोध का तरीका था वो आपका देखेंगे कि तो ब्रिटिश इंपीचमेंट का तरीका था, याचना, निवेदन, ये सारी चीजें। उसके बाद उग्रवादी में लाल बाल पाल आते हैं जो अपनी बात को उग्र तरीके से रखते हैं। और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा का पूरा एक कालखंड ही गांधी जी और उस स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है, तो गांधी जी। और लास्ट में हम देखेंगे यहां पे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें आप मास्टर सूर्यसेन से लेके भगत सिंह और HRA से HSRA सारी चीजें देखेंगे, कैसे कैसे चीजें हुई। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में मेरा आपको एक मोटा मोटी आइडिया देने का मतलब यह था कि ये हमारा सिलेबस होगा और किस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से एक से दूसरे को पढ़ेंगे और उससे जुड़ी हुई चीजें। जैसे पहला चीज आप देखेंगे कि ये पढ़ाऊंगा तो ये आगे उससे कैसे जुड़ा रहेगा, ये उससे फिर ये कैसे जुड़ा रहेगा। और आए हुए सभी जैसे प्रश्न जो टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक के बाद हम उससे आए हुए सारे प्रश्न, चाहे वो सेंट्रल एसएससी में हो चाहे JSSC में हो, उसको तो सॉल्व करेंगे ही। बहुत सारे संभावित प्रश्नों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी विषय पर पकड़ बनेगी और आप प्रश्न को, कई बार होता है कि हमें फैक्ट नहीं भी याद होता तो चीजें कॉन्सेप्ट पे रहती हैं, तो कॉन्सेप्ट पे भी सही कर लें। तो इस प्रकार से हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम अधिकतम प्रश्न, मतलब 1-2 प्रश्नों की तो गारंटी नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्रश्न बनाने वाले कुछ भी, लेकिन आप अधिकतम प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो इस तरीके से मैं अपनी इस क्लास को अभी यहां पे समाप्त करता हूं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ। धन्यवाद।